उमेश यादव सर, आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूँ रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्जाम या तो अदर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम में लाभ पहुँचाएगा। और अभी चल रहा है फिजिक्स, और पिछले 10 पार्ट हो चुके हैं। अगर उस 10 पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाके वीडियो देखिए और आपको निश्चित ही रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 451 से कहता है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। देखिए, हमने एक वस्तु को मान लिया है, एक बॉडी को मान लिया है यहाँ, जिसके दोनों सिरों से एफ फोर्स से दोनों सिरों से क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो अगर दोनों सिरों से सेम बल लगा के एफ फोर्स लगा के हम खींचेंगे उस पर, तो उस पर जो बल लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम खिंचाव बल कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल फोर्स कहेंगे, खिंचाव बल कहेंगे। लेकिन अगर सेम वस्तु को हम दोनों साइड से दबा देते हैं, इस फोर्स से एफ से अगर हम वस्तु को दबा देते हैं तो इसको दबाव बल बोला जाएगा या तो कंप्रेसिव फोर्स बोला जाएगा। तो इस कंडीशंस में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है और वो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करो। तो बल बराबर क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से जो बल का फॉर्मूला देता है, तो बल बराबर क्या कहता है कि मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, मास द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे लिखें तो ये होता है बल बराबर संवेग में परिवर्तन के दर। तो m इंटू वी संवेग ही हो जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा मास को बाहर निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा m इंटू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ v किसको माने हैं, v माने हैं हम जो अंतिम वेग होगा उसको हम v माने हैं, जो पहले का शुरुआत का जो वेग होगा उसको हम u माने हैं। तो किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इस पर हम कुछ फोर्स लगा दिए, तो इसका जो वेग है वो हो गया 7 मीटर पर सेकंड। तो उसको बढ़ाने में, इसके वेग को बढ़ाने में, 4 से 7 तक बढ़ाने में लगाया हुआ बल को हमको निकालना है। तो इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 5 kg का। अच्छा, v कितना है इसका, v देखिए अंतिम वेग जो होगा सो 7 है और शुरुआती वेग कितना है, 4 है। और इसमें समय कितना लग जाता है, 4 से 7 मीटर पर सेकंड होने में 2 सेकंड का समय लगता है। तो ये हो जाएगा 5 और 7 में 4 जाएगा, हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, 5 दिया 15, 15/2 यानी कि 7.5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल, औसत बल क्या होगा। अच्छा, यहाँ भी बल लगाया जा रहा है, तो बल बराबर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं सीधा कि संवेग में परिवर्तन के दर को ही बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर बोले तो अंतिम संवेग। अब देखिए, इस बार फॉर्मूला इसको लिखना सही नहीं रहेगा, अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग। ठीक है, प्रारंभिक संवेग के अंतर, इसका जो दर होगा यानी कि नीचे समय से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतिम संवेग क्या होगा, जैसे वह वस्तु या बॉल जैसे उस क्रिकेटर के, उस खिलाड़ी के हाथ में जाएगा तो फाइनली तो वो रेस्ट में हो जाएगा, गतिमान रहेगा नहीं। तो फाइनल वेग को हमने 0 मान लिया। अच्छा, शुरू में किस गति से जा रहा था, वो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान देखिए 100 ग्राम का वस्तु है, कितना सेकंड के बाद ये रुक जाता है, तो 0.5 सेकंड के बाद। अच्छा, यहीं से बल का परिभाषा दिया गया है F = ma का। ठीक है, और a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, F = ma, और a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब इस फार्मूला में सबको रखिए, बल निकल जाएगा। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, m v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो m का वैल्यू है 100 ग्राम। अच्छा, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। v जब फाइनली गेंद जाके उसके हाथ में रुक जाएगा तो 0 हो जाएगा, शुरू में था 30, डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेगा। और अगर हम सेपरेट इधर लिखें, देखिए अब ध्यान से इधर, तो 1/10 हो जाएगा, ऊपर 0 में से 30 जाएगा तो -30 बचेगा, और नीचे क्या बचा है वो 0.05। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो बचा क्या, अच्छा 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ऊपर आ गया -300 डिवाइड बाई 5, और 5 से अगर इसको काटेंगे तो न्यूटन में आएगा, ये 60 बार में कट जाएगा, तो -60 न्यूटन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, न्यूटन के द्वितीय नियम से, जो कि हमको फार्मूला देता है। अगर पूछा जाए तो न्यूटन के प्रथम नियम जो है सो बल की परिभाषा देता है, न्यूटन का दूसरा नियम जो है सो बल का फार्मूला देता है। तो एम इजिक्वल टू एफ इजिक्वल टू एम ए हो जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान कितना है इसका, 2 केजी है, और एक्सलेशन कितना है, त्वरण कितना है, 4 है। तो टोटल 4 दूनी 8 हो गया न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा इस पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है। तो पिंड द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। तो देखिए, बल अगर निकालने के लिए बोला है तो जूल में तो बल होगा नहीं, पास्कल में होगा नहीं, केजी में नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर डी। बिना बनाए इसका आंसर दिया जा सकता है। नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाइए, एफ इजिक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब तो ए इजिक्वल टू क्या लिखेंगे फिर, ए इजिक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन है ना, यू माइनस वी, या तो वी माइनस यू जो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये वेग में परिवर्तन है, डिवाइड बाई समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, कितना केजी का है, तो 100 केजी का मास है। अच्छा, अंतिम वेग वी होता है अंतिम वेग, तो अंतिम वेग कितना है, 15 है, और शुरू का कितना है, 5 है, और समय कितना लग जाता है, 5 सेकंड। तो इसको निकालिए काटाकुटी करके, कितना हो जाएगा, 100 गुने 15 में से 10 जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 100 गुने 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा, और नीचे कितना है, 5। तो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 200। और बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी सही। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको बिना सॉल्व किए ही आंसर कर सकते थे। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित हो रही है, तो उस पर लगने वाला बल कितना है। बिल्कुल सेम फिर फॉर्मूला लगेगा, एफ इजिक्वल टू एम ए। द्रव्यमान है 20 केजी का, त्वरण है इसका 4, तो 20 जगह हो जाएगा 80 न्यूटन का बल लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 457। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बल निकालने का एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, बल कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का, द्रव्यमान कितना है, 50 केजी, और एक्सलेशन तो हमको निकालना, तो 50 से 2 बार में कट जाएगा इधर। तो एक्सलेशन का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। या वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, या तो एफ इज इक्वल टू एम ए, दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ को थोड़ा सा सजा के लिखा जाता है तो एफ इज इक्वल टू एम ए बन जाता है। अच्छा, बल का मात्रा कितना है इसमें, मतलब कितना द्रव्यमान कितना है, 5 केजी का। केजी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एसआई में लेके चल रहे हम लोग। 5 केजी है द्रव्यमान। अच्छा, फाइनल वेग कितना है, 8 है, और इनिशियल कितना है, 6 है, और समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड का। तो देख लीजिए कितना आता है, सो एफ इज इक्वल टू 5। अच्छा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बन जाएगा ये 5 न्यूटन। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु पर लगाया गया बल कितना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फिर से कर लें ताकि आने वाले एग्जाम में गलती ना हो। अच्छा, 25 है हमारा द्रव्यमान, और त्वरण कितना है, त्वरण है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों को गुना कर देना, एफ इज इक्वल टू एम। 25 80 कितना हो जाएगा, 200। 25 80 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 25 80 200 न्यूटन का बल लग रहा होगा। अच्छा, बताइए बल का क्या होता है यूनिट, बल का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है जी, ये तो कट जाएगा। जूल होता है क्या, नहीं होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता है, बिना बनाए भी इसको आंसर दे सकते थे। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण कहलाता है। कहने का मतलब इसका खाली स्थान को भरना है, 2 जगह खाली स्थान है, यहाँ और यहाँ दोनों जगह को भरना है। तो कहता है कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होने का गुण कहलाता है। तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं, बाह्य बल, और उसको कहा जाता है दृढ़ता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग पिछले कर चुके हैं। 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल होगा। लगाइए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम का वैल्यू कितना है, 15 केजी,
और ए का वैल्यू कितना है 5, तो 15 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए जूल में है तो ये नहीं हो पाएगा, यहाँ माइनस में नहीं होगा तो ये नहीं, ये भी जूल में है तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये -75 न्यूटन नहीं आएगा, बल लगाया जा रहा है। और त्वरण में है बॉडी तो ये प्लस में ही आएगा, 75 न्यूटन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाया जा सकता है अगर आपका थोड़ा सा बेसिक अच्छा है तो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 462 नंबर, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 kg मीटर सेकेंड परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना है। तो बल कितना है, देखिए बोलता है कि संवेग में परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है 10 kg मीटर पर सेकेंड का। तो संवेग में परिवर्तन, बल बराबर क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम लोग बल कहते हैं। तो F बराबर कितना संवेग में परिवर्तन हो रहा है 10 का, और समय कितना ले रहा है 0.02 सेकंड। यहाँ से 2 जीरो को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 500, और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है तो 500 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अच्छा, संतुलित बल और असंतुलित बल किसको कहते हैं। अगर किसी वस्तु पे जितना फोर्स इधर लगाया जाता है उतना ही फोर्स अगर इधर लगाया जाता है तो बोलेंगे अच्छा ये अगर समान फोर्स लगाया जा रहा है दोनों साइड से तो क्या यह बॉडी मूव करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम इधर ज़्यादा लगा देते तो मूव करने लगता, अगर इधर ज़्यादा लगा देते तो मूव करने लगता। अभी दोनों साइड बराबर लगाया जा रहा है फोर्स तो बॉडी मूव नहीं करेगा, जहीं का तहीं रहेगा। हो सकता है बॉडी ब्रेक कर जाए, बीच से कहीं से टूट जाए, जहाँ कमज़ोर रहेगा वहाँ से टूट जाए, लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगा। तो बोल रहे क्या होगा, अच्छा ये तो संतुलित हो गया। ये कैसा फोर्स लग रहा है संतुलित, यानी कि नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है संतुलित केस में, है ना। नेट फोर्स का वैल्यू 0 होता है संतुलित के केस में। संतुलित बल जो लगता है तो इसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। संतुलित बल के केस में नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा, ठीक। असंतुलित अगर हुआ तो क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी लगा रहे हैं, इधर F1 है इधर F2 है, जिस साइड का फोर्स ज़्यादा हुआ बॉडी उधर ही मूव कर जाएगा, है ना। तो वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है एकदम बिल्कुल। तो ये नहीं पूछा है, बोला कि क्या प्रभाव नहीं है असंतुलित बल का। यहाँ अगर हम बोलते हैं F1 बड़ा है F2 से तो ऐसे बल को बोला जाएगा असंतुलित बल, ठीक है। तो एक वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है तो असंतुलित बल से गति में परिवर्तन हो सकता है, तो ये सही है असंतुलित बल के लिए। एक वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन ये भी हो सकता है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ये आपका बिल्कुल गलत है। इस ऑप्शन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार से सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक बढ़ा देता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोग पहले किए थे। F = हो जाएगा mv - u / t। अब ये नया फार्मूला नहीं है, ये F = ma ही है, ठीक है। F का वैल्यू कितना है 8 kg का है। अच्छा, v यहाँ अंतिम वेलोसिटी है, बल लगाने के बाद जो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसका वेग जो बढ़ जाएगा, सो अंतिम वाला है कि बाद में बढ़ने के बाद जो हुआ उसको पहले लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 9 और u कितना है 4, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है इसमें, 4 से 9 होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा, हो जाएगा 4 बार में, और ये 4 आ गया, इधर 5, 4 × 5 = 20 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, तो प्रकृति में अकेले बल कभी नहीं होता है। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो न्यूटन के तृतीय नियम से वो भी हम पे बल लगाएगा, ठीक है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वस्तु अपने तरफ से इंटरनल फोर्स जनरेट करता है और वो भी लगाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 667। अगर किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना कहलाता है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु अगर रखा हुआ है, अगर अस्थिर रखा हुआ है तो इसमें बल लगा के हम लोग इसको गति में ला सकते हैं। कोई वस्तु अगर गति में है, जैसे गाड़ी हमारा गति में होता है, इस पर ब्रेक से हम लोग फोर्स लगा के अस्थिर कर देते हैं। या तो कोई वस्तु रखा हुआ है, इस पर हम बाहरी बल लगा के इसके स्थिति में, इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, इसको तोड़ उड़ सकते हैं। तो ये सब किसके कारण से होता है, बल के ही कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, मान लीजिए एक ये है पिंड, एक ये है,
ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी फोर्स लगाएगा। न्यूटन के तीसरे नियम से कितना फोर्स लगाएगा? अगर पहला बॉडी दूसरा बॉडी से एफ फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहला बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा? एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये दोनों फोर्स जो होंगे, दोनों बल जो होगा, सो परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन दिशा में ये हमेशा विपरीत होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 468 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है किस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? अच्छा, नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाना, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं इधर एफ, तो अगर ये वस्तु जमीन के साथ सटा हुआ है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा। अगर बॉडी में फ्रिक्शन मतलब नीचे अगर सरफेस में फ्रिक्शन है तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा इधर, और बॉडी जो मूव करेगा फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर अपोजिट डायरेक्शंस में, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, घर्षण क्या करता है, किसी भी बॉडी की गति का विरोध करता है, ठीक है। वो अगर गति से जा रहा है, कोई बॉडी अगर जा रहा है तो उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और हमारा विस्थापन अगर मान लीजिए कि इधर हो रहा है, ठीक है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो हम बोले कि इस फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कार्य कितना होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कार्य जो होगा सो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है सो डी रहेगा और कॉस थीटा, बिकॉज कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने द्रव्यमान, बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से विस्थापन आगे की तरफ हो रहा है और इसमें बल जो लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है सो पीछे की तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो हो जाएगा एफ डी कॉस 180, और 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो यहाँ जो कार्य होगा सो एफ डी हो जाएगा -FD। तो जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होता है, बिल्कुल गलत। जब वस्तु बल की दिशा में कोण पर स्थानांतरित होता है, बिल्कुल गलत। जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, यानी कि बल लगे कोई और दिशा में और उसका विस्थापन किसी और दिशा में हो, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी और दिशा कहने का मतलब नहीं है, उसके विपरीत दिशा में, है ना। बल लगे, अगर बल यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, विस्थापन हो रहा है आगे की तरफ, दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ कार्य जो होगा सो नकारात्मक होगा। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु का सामान्य दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं, तो इसको सामान्य बल कहते हैं, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचने का एक उदाहरण है, तो क्या खींचा जाता है? झंडा फहराना, दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलते हैं या तो खींचते हैं, क्या करते हैं हम लोग? इसको धकेलते हैं ना, जब खोलना होता है तो हम लोग धकेलते हैं इसको। लड़के को धक्का देना, पर्दा उठाना, लेकिन ध्वज फहराना यहाँ क्या होता है? खींचा जाता है रस्सी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बलों में होता है, क्या होता है सभी बलों में? तो बल जो हमारा कैसा क्वांटिटी है, अदिश है या सदिश है? तो ये सदिश राशि है, कैसा है? सदिश राशि है, ठीक है। बल एक हमारा सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या क्या होता है? इसमें परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और साथ में दिशा भी होता है। तो बल में हमेशा क्या क्या होगा? परिमाण और दिशा होगा, क्योंकि बल कैसा राशि है? सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 474। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद इसमें रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम 1000 किलोग्राम है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण निकालिए। तो सबसे पहले देखिए बल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बल बराबर क्या होगा? बल बराबर हो जाएगा, देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास तो यहाँ दिया हुआ है कि 1000 किलोग्राम का मास लगाया जा रहा है, सॉरी 1000 किलोग्राम का द्रव्यमान है, और एक्सेलरेशन बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि वेग बटे विस्थापन, वेग बटे समय, सॉरी वेग बटे विस्थापन। अच्छा, वेग यहाँ जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हम दिए थे, इसको सबसे पहले हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है कि 5/18 से गुना कर दीजिए, और यहाँ से 18 कट जाएगा, 18 से 72 4 बार में, तो यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका कार का वेग जो है सो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। कार का वेग कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है, क्या संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर कितना होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान कितना है? m/2, और वेग कितना है? 2v का, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा mv। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को ही हम लोग संवेग कहते हैं। ठीक है, फिर से 485 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करके बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 486, 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना है? तो हम लोग को पता है कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान यानी कि m और इसका वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान कितना है? 80 केजी का, और वेग कितना है? 60 का। तो ये आ जाएगा किसमें? केजी, द्रव्यमान के लिए केजी हो जाएगा, वेग के लिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 यानी कि 4800 केजी मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर देखिए आप कौन सा सही है। सो केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो इसको यूनिट से भी बना सकते थे, आपको यूनिट अगर पता है तो भी बन जाता। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है जी, लेकिन आप पूरा पहले ऑप्शन को देखिए। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। गतिमान वस्तु का संवेग उस पर वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन एक ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और वेग 6 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको सेम क्वेश्चन ही बार बार देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिल जाए। द्रव्यमान है 50 केजी का, और वी का वैल्यू 6 है, और इसका यूनिट क्या आएगा? द्रव्यमान के लिए केजी आ जाएगा, और वी के लिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कितना आ गया? 0 और 6 35, यानी कि 300 केजी मीटर पर सेकंड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सो ये 300 केजी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यक्ष पिंडों के बीच में टक्कर होती है तो उसमें क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। ठीक, संवेग संरक्षित कहाँ कहाँ रहता है? जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो संवेग संरक्षित रहता है, और कहाँ रहता है? जब टक्कर होता है, दो बॉडी का जब टक्कर होता है वहाँ भी क्या होता है? संवेग संरक्षित रहता है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है वहाँ भी संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग में क्या होगा? तो देखिए रिलेशंस है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m। ठीक है, p²/2m। p यहाँ क्या है? p जो है संवेग है, p संवेग है, के ई क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, के ई क्या है? गतिज ऊर्जा है। m जो है द्रव्यमान है वस्तु का, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान है। ठीक, अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या बोला गया है कि वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो इस जगह से पता नहीं चलेगा, लेकिन अब यहाँ से देखिए एक इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से पता नहीं चलेगा इस क्वेश्चन के लिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तब यहाँ क्या हो रहा है? हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है सो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ? v² के साथ। अब v को बोल दिया गया, वेग को बोल दिया गया, दोगुना कर दिया गया। अब जैसे अब क्या कीजिएगा कि v की जगह 2 रख दीजिए, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है सो 4 गुना हो जाएगा। देखिए किस कौन सा ऑप्शन में। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? इसका संवेग क्या होता है? संवेग बराबर हो जाता है, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ से संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि संवेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि संवेग जो है समानुपाती होगा v का। अब v को अगर हम दुगुना करते हैं संवेग भी दुगुना होगा, अगर v को 4 गुना करते हैं संवेग भी 4 गुना होगा, v को अगर 10 गुना करते हैं संवेग भी 10 गुना होगा। ठीक है, तो दो गुना कर दिया गया है, तो संवेग तो 2 गुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुना से बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग होगा। तो संवेग कितना हो जाएगा? संवेग बराबर हम लोग को पता है कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो द्रव्यमान है 20 केजी और वेग है 20, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 केजी मीटर सेकंड पर पावर -1। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? देखिए द्रव्यमान में दिशा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। दूरी में? बिल्कुल नहीं। चाल में? बिल्कुल नहीं। संवेग में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी? नहीं भाई,
स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, ये चाल पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, दूर दूर तक नहीं होगा, त्वरण भी नहीं होगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर होता क्या है mv, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, समानुपाती होता है, संवेग समानुपाती होता है v का। v को जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा p बढ़ेगा, v को अगर 2 गुना कर देंगे तो p भी 2 गुना हो जाएगा, तो इसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर का। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर 2 गुना बोलेगा तो v को 2 कर दीजिए, वहाँ से आंसर आपको पता चल जाएगा। अगर 2 गुना बोलेगा तो v की जगह 2 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक टकराव में हमेशा बचत की जाती है, एक टकराव में क्या बचत की जाती है हमेशा, मतलब कंजर्व होता है, मतलब संरक्षित होता है, तो क्या होता है संवेग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। रैखिक संवेग किसके बराबर होता है, तो ये द्रव्यमान और वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg एक दूसरे के साथ क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड वेग से बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, तो ये कौन सा होगा। कहने का मतलब है कि जो उसके बीच में फोर्स लगेगा सो कैसा लगेगा, टक्कर के समय में ना, एक दूसरे के टक्कर के समय में तो विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पे, बिकॉज संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान पे भी और वेग पे भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका 11th पार्ट जो है सो समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो इसको इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।